एजुकेशनल फ़िलासफ़ी या फ़िलासफ़िकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का ये आपका आज का थर्ड वीडियो है। इसमें फिर हम अगेन कुछ महत्वपूर्ण जो है स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन फॉर्म में आ जाते हैं। सबसे पहले दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाइथागोरस ने किया। ये फिलअप भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द फिलॉस तथा सोफिया से हुई है। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यह किन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। यानी कि अगर प्रश्न आता है फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो हुआ आपका ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। दर्शन शब्द, फिलॉसफी को हिंदी में बोलते हैं दर्शन, तो फिलॉसफी बिल्कुल अलग है और दर्शन अलग। दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, या यूँ कहें कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से हुई है। वहाँ कहता है फिलॉसफी की उत्पत्ति किससे हुई थी, ग्रीक भाषा से, और यहाँ दर्शन की संस्कृत से, क्योंकि जब भी हम भारतीय फिलॉसफी की बात करते हैं तो वो फिलॉसफी ना होकर हम दर्शन की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ दृश्य का मतलब है देखना। फिलॉसफी की प्रकृति आपकी ज्ञानात्मक पक्ष तक अंतर्निहित है, यानी कि फिलॉसफी की जो नेचर है वो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव पक्ष तक है। फिलॉसफी में हम सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात करते हैं, दर्शन में जबकि हम आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं। दर्शन में आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं। फिलॉसफी तत्वमीमांसा का दर्शन है क्योंकि ज्ञान की बातें होती हैं। दर्शन ज्ञान मीमांसा का दर्शन है क्योंकि किसकी बातें होती हैं यहाँ पे, आध्यात्मिकता की। अब तत्वमीमांसा का मतलब होता है कि हम जो है प्रकृति से परे की जो चीज़ें होती हैं उनके रहस्य को जानना, और उनके रहस्य को जानने के लिए जिन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं हम ज्ञान मीमांसा। दर्शन की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं आपकी, तत्वमीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, व मूल्य मीमांसा यानी कि आपकी एक्जियोलॉजी। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि पेपर में आती हैं आपकी। जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, ये डेफिनेशन दी थी आपकी सुकरात ने। सिर्फ आपको याद, अगर 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको याद रखिए ज्ञान की प्यास। ट्रिक के तो कोई ट्रिक ऐसी खास नहीं होती, आपको डेफिनेशन में से कुछ वर्ड ऐसे चूज़ करने पड़ते हैं जो आपको याद रह पाएँ, और उस शब्द से आप उस फिलॉसफर को जोड़ दीजिए। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, ये कहा था स्पेंसर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है ये भी, यानी कि जो शिक्षक है उसे दार्शनिक भी होना चाहिए, ये डेफिनेशन से निकल कर आ रहा है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये कहा आपके फिक्टे ने। प्लेटो की डेफिनेशन क्या थी, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अब इसमें महत्वपूर्ण की चीज़ क्या है, पदार्थों का सनातन स्वरूप का ज्ञान। ये किसने कहा, आपके प्लेटो। ये भी आ सकते हैं कि पेपर में प्लेटो की दर्शन की परिभाषा दीजिए, या परिभाषा लिख दी, ये परिभाषा किसने दी। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये कहा आपके काम्टे ने। अंतर देख लीजिए, ज्ञान का विज्ञान फिक्टे ने, विज्ञानों का विज्ञान काम्टे ने। नेक्स्ट डेफिनेशन, दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ये थी अरस्तु की डेफिनेशन। इसमें मेन चीज़ क्या है, एक तो इन्होंने भी विज्ञान का, लेकिन परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करना। नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन अंतर विषयक आयाम का परिणाम है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जब 2 विषयों को मिलाकर या 2 से अधिक विषयों को मिलाकर एक न्यू सब्जेक्ट बन जाता है तो उस अप्रोच को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब जैसे यह शिक्षा दर्शन, इसमें है क्या, दर्शन का जो सैद्धांतिक स्वरूप है उसको हम गत्यात्मक रूप देते हैं शिक्षा के द्वारा, यानी कि दर्शन जो भी उद्देश्य निर्धारित करेगा उन उद्देश्य को अगर प्राप्त करना है तो क्या चाहिए आपको, शिक्षा। यानी शिक्षा बिल्कुल अलग है, एक अलग डिसिप्लिन है, दर्शन आपका अलग डिसिप्लिन है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ाया जाता है तो यानी कि 2 सब्जेक्ट सेपरेट थे और सेपरेट सब्जेक्टों को मिलाकर उन दोनों का यूज़ किया गया, तब बना आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस तरह शिक्षा दर्शन, शिक्षा इतिहास, शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, आप जितने भी बीएड में या एमएड में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का ही परिणाम है। अब आता है
शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। ये कुछ शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं हैं। शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग। ये कहा आपके हंडरसन ने कि मतलब कैसे हम शिक्षा की समस्याओं को दर्शन के माध्यम से सुलझा सकते हैं। वो था आपका हंडरसन का कहना। अब दर्शन शिक्षा के प्रयोग के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। ये किसने कहा? बटलर। इसमें अलग है बिल्कुल पथ प्रदर्शक। याद रख लीजिएगा, पथ प्रदर्शक वाली डेफिनेशन आती है तो ये होगी आपकी बटलर की। नेक्स्ट, ये भी पेपर में बहुत आती है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से दार्शनिक होता है, या प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। ये इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, या प्रत्येक व्यक्ति जन्म से दार्शनिक होता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये कहा था आपके शोपेनहावर ने। हर व्यक्ति दार्शनिक है, लेकिन किसी की सोच अपरिपक्व होती है तो उसे हम सही मायने में दार्शनिक नहीं कह पाते। जब आपकी सोच परिपक्व होती है, टीचर की सोच परिपक्व होगी, वो अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखते हुए पढ़ाएगा, तो समझिए वो दार्शनिक है। वैसे बाय बर्थ हर व्यक्ति दार्शनिक है, और दर्शन का मतलब यही है कि आपकी सोच, आप किस चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा था? आपका रास ने। ये डेफिनेशन लॉन्ग में भी आ सकती है। इसको डेफिनेशन दे देंगे, इसके आधार पर आपको कहा जाएगा स्पष्ट कीजिए दर्शन और शिक्षा के संबंध को। ये आपका वेरी शॉर्ट में भी आ सकती है। ये डेफिनेशन किसने दी? अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया पेस्टोलॉजी ने। प्रश्न देख लीजिए, बहुत आसान है, क्योंकि मैं ये आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में बता चुकी हूँ कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो लेकर आए वो थे आपके पेस्टोलॉजी, यानी कि इन्होंने शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण कर दिया था। रूसो के माध्यम से शिक्षा बाल केंद्रित हो गई थी, लेकिन जो शिक्षा की प्रवृत्ति थी वो मनोवैज्ञानिक नहीं होती। वो जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी थी वो उसका जो था, उसका जो देन थी वो थे आपके पेस्टोलॉजी। अब जो शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया वो क्या? आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। ध्यान रखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक अप्रोच जो टीचिंग में आई कि हम शिक्षा को एक साइंटिफिकली तरीके से पढ़ाएं, देखें, तो ये जो थी देन, ये थी आपकी हर्बर्ट स्पेंसर की। इसी तरह शिक्षा में सामाजिकतावादी प्रवृत्ति का विकास किया जॉन डीवी ने, क्योंकि जॉन डीवी शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते थे। तो जो इनकी जैसा समाज है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। तो ये जो जॉन डीवी की देन है, और तब से लेके आज तक हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे समाज पर आधारित है। ये जो शिक्षा दर्शन एक वास्तविक दर्शन न होकर आदर्श समाज की कल्पना पर आधारित है। शिक्षा दर्शन में जो पढ़ाया जाता है वो ये होता है कि आपका समाज कैसा होना चाहिए। तो इसी पर आदर्श समाज की कल्पना पर आपका शिक्षा दर्शन है। और आप जो भी इज्म पढ़ेंगे, जो भी थिंकर पढ़ेंगे, उन सबका जो एक सोच होगी कि हम एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे करें, क्योंकि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो ये कहते हैं कि दर्शन शिक्षा के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो जो शिक्षा की जो भी समस्याएं हैं वो दर्शन के लिए रॉ मटेरियल है। तो इस दर्शन में आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी हुई, जो आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, आपका ह्यूमनिज्म है, आपका जो है रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, इन सभी जो विचारधाराएं हैं, इन सभी विचारधाराओं में जो भी थिंकर हुए उन्होंने तत्कालीन समाज की प्रवृत्तियों को देखते हुए शिक्षा कैसी होनी चाहिए और कैसे हमारा समाज एक अच्छा समाज बन सकता है, उस पर अपने विचार दिए थे।